अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ, और दिन भर में दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों पे हमारी ख़ास नज़र। ईद उल अज़हा की तकरीब सैयद भी कल दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मनाई जाएगी, और कर के हवाले से तैयारियों का जायज़ा भी हम लेंगे आज के दिन भर में। लेकिन आज के दिन भर में पहली खबर, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जो खसूसी ज़राया बता रहे हैं, और खसूसी ज़राया कहते हैं कि जून ख़त्म हुआ, जुलाई में गर्मी तप जाएगी, ज़्यादा मौसम का जो दर्जा रहता है वो भी बढ़ेगा, लेकिन उसमें सियासी पारा भी बढ़ सकता है। और इस सियासी पारे में बढ़ने की वजह ये भी बताई जाती है कि दिल्ली में एक आला सतही इजलास भी हो रहा है, और जुलाई के वस्त में दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक आला सतही इजलास मुनक्कद होने जा रहा है, और इस इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर पर ख़ास बहस की जाएगी। जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की पे बात तो होगी ही होगी, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी होगी उस पर भी बात होगी, लेकिन ज़राया ये भी कहते हैं कि लद्दाख का बवाल जो दिल्ली पहुंचा है उसके पस मंज़र में जम्मू कश्मीर को लेकर भी बड़े फैसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लद्दाख का मुत्तहिदा प्लेटफार्म, और मुत्तहिदा प्लेटफार्म दिल्ली तक को सेंग दिखाने के लिए भरपूर जो कोशिशें या कामयाबी भी हासिल कर चुका है, उसी के पस मंज़र में जुलाई के वस्त में दिल्ली में लगभग बताया जाता है कि 15 से 16 जुलाई के बीच में दिल्ली में एक ख़ास इजलास होने जा रहा है, जिसमें मुल्क के पॉलिसी मेकर्स और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कुछ ओहदेदार, और फिर जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म करेंगे, कुछ मरकज़ी वज़रा भी होंगे। और इस इजलास के दौरान जहां जम्मू कश्मीर के 61,000 के करीब डेली वेजरों के फैसले को हतमी नोट मिलेगी, यस और नो, इस इजलास के दौरान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के मामले पर भी गौर खौज किया जा सकता है। ज़रा ये भी कहते हैं कि जब लद्दाख का मुत्तहिदा प्लेटफार्म दिल्ली को सेंग दिखाते हुए स्टेटहुड की मांग कर रहा है, और अगर उस स्टेटहुड की मांग पे दिल्ली से कोई यस का सिग्नल आ जाता है तो फिर जम्मू कश्मीर के हवाले से भी सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और इसी फैसले के पस मंज़र में दिल्ली में ये इजलास जुलाई के वस्त में मुनक्कद किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर के मसाइल को जहां हल करने का इस हवाले से बड़ा मामला भी होगा। लेकिन इंतखाबात और स्टेटहुड, इन दो बड़े मामलात पर दिल्ली में जुलाई के वस्त में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में आला सतही इजलास भी मुनक्कद होने जा रहा है, और उसमें जम्मू कश्मीर के कुछ लीडरान समेत कुछ मरकज़ी वज़रा और कुछ मुल्क के पॉलिसी मेकर्स शिरकत करेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक बड़ा मामला, और इसी मामले को शाम गए हमें ज़राया ने तस्दीक करते हुए बताया है कि मामले खबर बड़ी है, और इस बड़ी खबर को फॉलो भी करना है। तो हम इस खबर को फॉलो करते रहेंगे, लेकिन हम ज़रा फॉलो करें उस खबर को जो 3 दिन पहले कश्मीर में वाक़ा पेश आया पुलवामा में। और पुलवामा में मुकामी लोगों का इल्ज़ाम था कि मस्जिद की बेहुरमती की गई, मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगवाए गए, और इल्ज़ाम फ़ौज पे था। और फ़ौज के इसी इल्ज़ाम के पस मंज़र में मुल्क के बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी खबर भी छपी थी, लेकिन उसी खबर के इसको रीट्वीट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने पहले ट्वीट किया, और महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में सरकार से मुतालबा किया, फ़ौजी हुकाम से मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए। उसके फ़ौरन बाद ग़ुलाम नबी आज़ाद का ट्वीट भी आया, और फिर ग़ुलाम नबी आज़ाद के ट्वीट के साथ साथ यहाँ पे उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया। लेकिन इसी पस मामले में जम्मू में आज बोध राज नामी एक शख्स ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नवाबाद पुलिस थाने में FIR दर्ज किया है। नवाबाद पुलिस थाने में FIR, ज़रा सीधा चलते हैं हमारे साथी शिल्पा शर्मा के पास, जम्मू में जानेंगे उनसे। शिल्पा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा ज़्यादा हमारे दर्शकों को बताइएगा, नवाबाद पुलिस थाने में कहते हैं पर्चा दर्ज हुआ है, क्या वाकई में हुआ है? कोई FIR नंबर वगैरह कुछ आपके पास, आपके जो लोगों से बात हुई क्या बता रहे वो लोग? जी, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जिनके खिलाफ जो है वो एक कंप्लेंट दर्ज की गई। ये कंप्लेंट जो है वो बोधराज शर्मा जी ने की है, जो कि एक सोशल एक्टिविटीज थे और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये
साफ तौर पर कहा है, बोधराज शर्मा का ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया है, जो इल्जाम जो है वो लगाए गए हैं 50 आरआर पर, वो सरासर जो है वो बेबुनियाद है। उनका कहना है कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो सबसे पहले उन्हें अकाउंट पर वो प्रूफ डालने चाहिए थे ऐसे विवादित बयान से पहले। उनका यह भी कहना है कि अमरनाथ यात्रा से पहले ऐसे विवादित बयान देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को खराब करने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से कंप्लेंट दर्ज की गई, हालांकि एफआईआर जो है वो कटी नहीं है, लेकिन एक कंप्लेंट दर्ज की गई है। उनका कहना है कि अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं ने भी चुप्पी साधी है और जिस तरीके से ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं 50 आरआर पर, यानी राष्ट्रीय भारतीय सेना की बात करें तो उन पर जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि अगर कोई उनके पास प्रूफ है तो सबसे पहले वो अकाउंट में प्रूफ डाले, उसके बाद जो है वो ऐसे इल्जाम लगाए। चलिए शिल्पा, जरा मार्केट का हाल अहवाल भी बताइए। कल ईद है, ये पॉलिटिक्स की खबर है, इस पे हम बात तो करेंगे, लेकिन जरा मार्केट कैसा है जम्मू का वरा ये भी बताइए, क्योंकि कल ईद है। कश्मीर में कहते हैं मार्केट मंदा है, जम्मू में क्या कुछ धंधा चला है? जी, आपको बता दें कि कल ईद है और अगर हम मार्केट में बात करें चहल पहल की, तो ज्यादा चहल पहल जो है वो देखने को नहीं मिली। व्यापारियों से भी हमने बात की, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कारोबार उनका पिछले साल देखने को। यह शिल्पा शर्मा हमारी सहयोगी, हमारी साथी जम्मू से। और जिस तरह आपने सुना कि जम्मू में कारोबार मंदा था, कश्मीर का कारोबार पर भी बात करेंगे हम। बारामूला भी पर्चा बारामूला में भी कटा है, उस पर हम बारामूला चलेंगे, लेकिन मैं तब तक आपको बताता चलूं जब तक हम बारामूला राब्ता कायम करते हैं। महबूबा मुफ्ती पर ने इल्ज़ाम आयद किया था, एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने फ़ौज पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि लोगों को मस्जिद से, पुलवामा में मस्जिद से जय श्री राम के नारे लगवाए गए और जिसने नहीं लगाए उसको पीटा गया। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भी छपी थी और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने आज इस हवाले से फॉलोअप करते हुए लिखा है कि फ़ौज ने तभी इस मामले के इल्ज़ाम के फ़ौरन बाद, महबूबा मुफ्ती के इल्ज़ाम के बाद इसकी तहकीकात की थी और उन तहकीकात के बाद तहकीकात अभी जारी है, लेकिन एक ऑफिसर को तब्दील किया गया है, उस वक्त के ड्यूटी ऑफिसर को। ये उन्होंने इस इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ये खबर छाया हुई है। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था और बताया जाता था कि ये पुलवामा का ही वायरल वीडियो है। लेकिन ज़रा बारामूला में क्या हुआ है, हम बारामूला चलेंगे। बारामूला में हमारे पास खबरें हैं कि म्यूनिसिपल काउंसिलों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुआ है और ये एफआईआर तोड़ फोड़ के इल्ज़ामात में है। अब तोड़ फोड़ उन्होंने किसकी की है, हमारे साथी इरशाद आपको बारामूला से बताएंगे कि वहाँ पे उन्होंने किसकी तोड़ फोड़ की है और क्या पुलिस सिर्फ एफआईआर ही दर्ज करेगी या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। कार्रवाई मतलब इन्हें गिरफ्तार वगैरह भी करेगी। बारामूला की म्यूनिसिपल काउंसिल के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है। 2 दिन पहले आपको याद होगा बारामूला के म्यूनिसिपल काउंसिल में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो पास हुआ था और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के में एक जो वहाँ के काउंसलर थे, मेन काउंसलर वहाँ के जो चेयरमैन थे, उनको डिसीट किया गया था वोट के ज़रिए और उस दौरान बताया जाता है कि वहाँ तोड़ फोड़ की गई। बारामूला इरशाद के पास अगर हमें मौका मिलता है तो हम बारामूला इरशाद के पास चलते हैं, देखें बारामूला में इरशाद क्या बताते हैं। और इसके साथ साथ हम दूसरे मामलात पे, इरशाद से हमारा राब्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, जैसे हमारा इरशाद से राब्ता होगा हम आपको उस हवाले से करेंगे। तो फ़िलहाल हम आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कल अपने लोगों से जो बात की थी, ख़ास तौर पे बीजेपी कारकुनान से टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए जो मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर में भी 12,000 के करीब जो बूथ लगाए थे, उस दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी की थी और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से उन्होंने बताया था कि मुल्क में मुसलमानों को, याद रखिएगा लगभग ये पहली बार हुआ था कुछ सालों में कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाम और मुसलमानों का बराह रास्त नाम लिया था और बताया था कि कुछ मुसलमानों को वरगलाने की कोशिशें भी की जा रही है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ उन्हें ट्रिपल तलाक का भी कल नाम लेते हुए बताया था कि जब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदीया यानी मुस्लिम ममालिक में ये ट्रिपल तलाक का बिद्दत उनके अल्फाज के मुताबिक नहीं थी तो फिर यहाँ क्यों।
और साथ साथ में उन्होंने कल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। आपको बताएं, बीजेपी का एक प्रधान, एक संविधान, एक जो है उसी के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, यानी जो मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ जो खसूसी था उसको ख़त्म करने की आरएसएस और बीजेपी की डिमांड है। और उसी डिमांड के हवाले से कल वज़ीर-ए-आज़म ने भी बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो उसी पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने आज उस मामले पे बात की है। बारामूला इरशाद के पास हमारा राब्ता नहीं, ज़रा हकीम यासीन को हम तब इरशाद अहमद हमारे बारामूला इरशाद, बहुत शुक्रिया इरशाद। बताइएगा ये पर्चा क्यों कटा है? कहते हैं कि 3 काउंसलर्स को, हमारे पास कुछ लोगों ने बताया कि गिरफ्तार किया गया, क्या वाकई में गिरफ्तारी हुई है या सिर्फ पर्चा कटा है? जी बिल्कुल सनम, अगर हम इस इंसिडेंट के हवाले से बात करें, क्योंकि लगातार जो है ये सुर्खियों में रहते हैं, चाहे हम म्यूनसिपल काउंसिल के जो काउंसलर्स हैं, चाहे हम दीगर वहाँ पे जो चेयरमैन हैं उनकी बात करें, क्योंकि कल जो है यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ जो फ्लो टेस्ट वहाँ पे हुआ, और इसके चलते जो है वहाँ पे थोड़ा सा तू मैं हुआ, और तू मैं के चलते जो है वहाँ पे 3 जो काउंसलर्स हैं उनके ऊपर जो है FIR जो है लगाया गया। अभी तक जो है इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, बल्कि वो खुलेआम जो है घूम रहे हैं। और देखा जाए पुलिस क्या करेगी वो आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इन पे ये इल्जामात हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ पे जो है तोड़ फोड़ की, वहाँ पे जो डोर्स के साथ साथ चाहे हम खिड़कियों की बात करें उनको नुकसान पहुंचा है, और वहाँ पे जो चेयरमैन का जो कमरा था, जो ऑफिस था, वहाँ पे कुछ तोड़ की, और उसके चलते जो है वहाँ पे कल बाज़ाब्ता तौर पर जो है वहाँ पे MC के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ गाली गलौज की और इसके साथ साथ मिसबिहेव किया, और इसके चलते जो है कार्रवाई अमल में लाई गई। फिलहाल जो है 3 नाम जो है इसमें सामने आ रहे हैं। उमर अजहर ककरू जो कि एक्स प्रेसिडेंट था और ये इस वक्त जो है काउंसलर हैं, और दूसरा जो है आशिक गनाई, और तीसरा जो है मुदस्सिर जो था वो वाइस चेयरमैन था, और इस वक्त जो है वो फ्लो टेस्ट के बाद जो है वो चेयरमैन के कुर्सी पे बैठा। और देखा जाए क्या कार्रवाई अब होगी इनके खिलाफ, ये आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो है इस मसले में तोड़फोड़ की है वाकई में, क्या वहां पे, तो आप वहां पे रिपोर्ट करते रहते हैं, क्या वहां पे सरकारी इमलाक की तोड़फोड़ की गई है? सरकारी इमलाक की, प्रॉपर्टी की कोई तोड़फोड़ की है? आपने वहां रिपोर्ट करते रहते हैं, सरकारी इमलाक की कोई तोड़फोड़ हुई है इरशाद? जी इरशाद, क्या कोई तोड़फोड़ हुई है? चलिए, बहुत शुक्रिया इरशाद से हमारा राब्ता जो है आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद। चलिए, हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से यहाँ पे भी रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ है। हकीम यासीन ने भी आज मीडिया से बात की। PDF सरबराह हकीम यासीन ने मीडिया से बात करते हुए कुछ बीच का रास्ते की बात भी कही डाली। श्रीनगर में बात करते हुए हकीम यासीन ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा भी मुल्क में बहुत से मसाइल हैं। दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रही है। उसी ग्लोबल क्राइसिस के बीच में इस तरह के मामला जो हैं ये कुछ हटके नहीं होने चाहिए थे। ज़रा सुनिएगा हकीम मोहम्मद यासीन को। देखिए, आपको मालूम है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कल उन्होंने जो फरमाया, ये हकीकत है। हमारा आपको मालूम ये होना चाहिए, और उनको भी ये पता है कि जब मुल्क हमारे जो वजूद में आया, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उस वक्त एक आइन मुरतब किया गया, जिस आइन के तहत यहाँ सभी फ़िरक़ों को, सभी मज़ाहिब के, सभी अकायद के लोगों को बाज़ाब्ता तरीके से बाइख्तियार बनाया गया कि हम एक मुल्क, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। हर एक को जमहूरी मुल्क में बात करने का हक है, सोचने का हक है, मगर जिस बारे में इस तरीके से इस वक्त सोचा जा रहा है, इससे एक खदशात पैदा हो जाते हैं हम लोगों के जहनों में, क्योंकि आईनी तौर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मुकम्मल बना हुआ है, उसमें हर एक को, हर एक फर्द को, हर एक मजहब के अकायद के मुताबिक हर एक को एक आज़ादी दी गई है। मुझे लगता है कि इस वक्त इसमें
आइन हमारे ने हमें पूरी आज़ादी दे रखी है और इस तरह के मामलात आइन से छेड़छाड़ भी समझे जा सकते हैं। हकीम मोहम्मद यासीन कुछ बीच की बात करते हुए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर अहमद ख़ान गुरेज़ी फायर ब्रांड लीडर्स में माने जाते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नज़ीर अहमद ख़ान गुरेज़ी हर मामले में कहीं न कहीं सवाल उठाते रहते हैं। इस मामले पर भी सवाल उठाया, आर पार की बात कर डाली और आर पार में ये भी बता डाला कि आइन के साथ खिलवाड़ तो पाकिस्तान में होता है, हमारा तो जमहूरी मुल्क है। यहाँ आइन ने हमें गारंटी दी है, आइन ने हमें, संविधान ने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ने जो गारंटी दी है उसके साथ छेड़छाड़ क्यों? सुनिएगा नज़ीर गुरेज़ी से। मैं भरपूर मुखालफत करता हूँ इस चीज़ की कि एक ही कानून सब पे लागू हो। इस्लाम का कानून हिंदू पे लागू करें हम, शरीयत का कानून, क्या ये सही होगा? इसी तरीके से किसी दूसरे मज़हब का कानून मुसलमानों पे लागू करे, ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इससे और कयास पैदा होगा और मुल्क में जो है डिस्टर्बेंस पैदा होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जो कानून हमारे आज तक चल रहा था वो बहुत बढ़िया कानून है, शरीयत के लिहाज से, इस्लाम का इस्लामिक। नज़ीर अहमद ख़ान गुरेज़ी, एक कानून दूसरे पे, दूसरा का कानून दूसरे पे, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, संपत प्रकाश ट्रेड यूनियन लीडर तो हैं लेकिन कश्मीरियों की खुल के हिमायत करते हैं और अक्सर मुसलमानों के हक़ में बाहर भी निकलते रहते हैं। संपत प्रकाश ने भी आज मीडिया से बात की और इसी मामले पे अपना रुख अपनाते हुए बता डाला कि ये कहाँ की तरफ हम जा रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी का जनसंघ का शुरू से एजेंडा था ये सवाल करना भाईचारा रूम फाड़ सोचस मज ये अत मुसलमान समाज हिंदुस्तान पलियोमुत यह पढ़ ना मुस्लिम पर्सन लॉ अत अगर क्या तरमीम तीची कर यूता बड़ से मजलूम पसमानद क्या फायदे मिल तथ वत है ना तालुक पे कर कानून से, है ना, अम निज़ाम ते तालुक पे गसान। तो इसलिए तरक्की पसंद अच्छा कानून में उतनी ही तरमीम की गुंजाइश हो सकती है कि किसी फ़िरके को, किसी तबके को कोई नुकसान न पहुँचे, किसी की दिल आज़ारी न हो। संपत प्रकाश कह रहे हैं, क्या पुराना जो आइन हमारा उससे किसी का नुकसान हो रहा है? सवाल संपत प्रकाश ने ये भी उठाया और इसी सवाल के साथ उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये सारा इलेक्शन गेम है, ये सियासत है और सियासत में इस तरह से मुल्क के लिए अच्छी इस तरह की सियासत नहीं है, संपत प्रकाश बता रहे थे। लेकिन अब ज़रा नाजरीन आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में आज एक तकरीब के, उधमपुर में आज एक तकरीब के दौरान पिछले महीने अनंतनाग में मारे गए पप्पू कुमार के अहल खाना को तकर्री के अहकामात दिए। उधमपुर ज़िला के दूर इफ्तादा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले पप्पू कुमार को पिछले महीने अनंतनाग में नामालूम बंदूकदारों ने गोली का निशाना बनाया था जो और वो उसकी मौत वाक़ा हुई थी। आज उनके अहल खाना को उनने बाज़ाब्ता तौर पे नौकरी और एक्सग्रेशिया के अहकामात जारी किए। याद रखिएगा, पप्पू कुमार के कत्ल में पहले ही जैश मोहम्मद के 5 मिलिटेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। और नाज़रीन, ज़रा अब शहर श्रीनगर के कमरवारी के सीमेंट ब्रिज का रुख आपको कराते हैं। ये सीमेंट ब्रिज अक्सर सुर्खियों में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ कोई दीवार नहीं, सीमेंट ब्रिज के कोई ऐसा मामला नहीं जिससे रोका जा सके और यूँ इस सीमेंट ब्रिज से अक्सर दरियाई जहलम में खुदकशी करने वाले छलांगे लगा देते हैं। आज भी यहाँ पे सुबह के वक्त एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल के करीब बताई गई है ने यह इस पुल से छलांग लगाई, दरियाई जहलम में खुदकशी की कोशिश की। अब उसकी खुदकशी कामयाब हुई या नहीं अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन दरिया से ना डेड बॉडी मिली है ना जिंदा मिला है। इस मुलाजिम के शख्स के बारे में कुछ लोगों ने, मुकामी लोगों ने बताया कि ये शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का क्लास 4 का मुलाजिम था और इससे पहले इसने 2 बार खुदकशी की कोशिश की। एक बार कुछ लोगों ने हमें बताया मौके पे कि इसने अपने गला काट के खुदकशी करने की कोशिश की और उसके बाद दूसरी बार कहते हैं कि इसने दरियाई जहलम में भी खुदकशी की कोशिश की, छलांग लगाई इसी पुल से, लेकिन उस दौरान उसको बचाया गया। तो आज तीसरी बार
इसने दोबारा कोशिश की और अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि इसकी ये कोशिश कामयाब हुई या नाकाम, क्योंकि आखिरी खबरें मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। उधर जम्मू के उधमपुर से भी बाप और बेटे के पानी में तेज़ नाले में रेले में बह जाने की खबर के बाद बताया जाता है कि बाप की मैयत को बरामद तो किया गया है, लेकिन उसका 14 साला बेटा अभी उसके बारे में पता नहीं चला है। ये उधमपुर के इलाके में बाप और बेटा एक शादी की तकरीब में जा रहे थे कि वहाँ नाले को पार करते हुए तेज़ पानी का बहाव आया और उस तेज़ पानी के बहाव के में वो दोनों बाप बेटा बह गए। और नाज़रीन, अब ज़रा हालात वाक़ात का दूसरा पहलू, कल ईद उल सैयद मनाई जा रही है और ईद उल सैयद के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब दुनिया के मरकज़, मुसलमानों के मरकज़ खाने काबा में होगी, मैदान अरफात में होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से तैयारियां हैं और कल ईद के साथ साथ ईद नमाज वगैरह जो है वो पढ़ाई जाएगी। हम तस्वीर श्रीनगर के ईदगाह की भी आपको दिखाएंगे और इस ईदगाह में खबरें हैं कि कल नमाज नहीं होगी। सरकारी सतह पे श्रीनगर की ईदगाह में नमाज की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन नमाज की इजाज़त नमाज होगी और ये इजाज़त वादी कश्मीर के दूसरी मसाजिद में बाज़ाब्ता तौर पे है। और कल इस बाबरकत दिन को इनफरादी और इज्तिमाई इंतज़ामात अंदाज में मनाने की पूरी तैयारी सरकारी सतह पे भी मुकम्मल हो चुकी है। श्रीनगर की हज़रत बल में बड़ा इज्तिमा होगा और हज़रत बल के साथ साथ श्रीनगर की दूसरी जगहों में या गली मोहल्ले की मसाजिद में होगी, ईदगाहों में नमाजें होंगी और ईद नमाज के फ़ौरन बाद कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू होगा। श्रीनगर के बाज़ारों का हाल अहवाल भी आपको दिखा देते हैं। खूब जमावड़ा नहीं कहेंगे बल्कि रश कहेंगे। आपने बाज़ारों में देखा, लेकिन उस रश के पस मंज़र में जो दुकानदार थे वो सिर्फ बैठे देख रहे थे। कुछ वो नहीं था जिससे हम कहें कि बाज़ार में रौनक तो थी लेकिन ख़रीदारी नहीं थी। और इस ख़रीदारी की वजूहात जो हैं वो कई बताई जाती हैं। एक तो दुनिया भर में जो रिसेशन चल रहा है उस रिसेशन को कहा जाता है कि एक बड़ी वजह, और जम्मू कश्मीर में इसके लिए जो आज ख़रीदारों का दुकानदार बेसब्री से इंतज़ार करे थे उसके लिए बताया जाता है कि कुछ सरकार भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने पहली बार जम्मू कश्मीर की तारीख़ में ईद पर मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी। यहाँ ईद पर अब की बार सोशल वेलफेयर महकमे ने, जहाँ पिछले 5 महीनों से उन बेवाओं, उन यतीमों, मिस्किनों को जो वजीफ़ा मिलता था वो नहीं मिलता है, वो आज भी नहीं दिया गया। डेली वेजर्स और कैजुअल्स के हवाले से भी कोई कुछ नहीं दिया गया। ठेकेदार भी बता रहे थे कि उन्होंने काम किया, बिल्स उन्होंने बना रखी हैं, लेकिन पैसा रिलीज़ नहीं किया गया। तो जब पैसा नहीं तो हालात बाज़ार के यही होंगे। सुनिएगा। इस वक्त जो कारोबार की स्थिति है वो बहुत ही वरिष्ठ है। इतनी वरिष्ठ मैंने अपनी 30 ईयर्स ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि हम शहरी खास के दुकानदार थे। हमारे हबा कल में 2-3 दुकानें थी, फिर हमने बिल्कुल रुख यहाँ किया आफ्टर 90। बाकी कुछ कारोबार है ही नहीं। इस वक्त इतना कारोबार की स्थिति ख़राब है, हमें इस वक्त सेल्समैनों को तनख्वाह देने की मतलब हैसियत भी नहीं है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत परेशान है। और दूसरी बात है कि ये जो इन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद किया है यहाँ से डेलीगेट से स्मार्ट सिटी की। ईद की तकरीब सईद कल होगी और अब की बार हज के लिए करीबन 18 लाख हाज़मीन हज मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच चुके हैं और मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने वाले इन 18 लाख हाजियों कल बाज़ाब्ता तौर पे ईद कुर्बान की जो तकरीब सईद है वो देंगे और उसके साथ साथ कुर्बानी का जो सिलसिला वो देखने को मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में तैयारियाँ हैं, सरकारी सतह पर भी तैयारियाँ हैं और इंतज़ामात के हवाले से सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुके कल के इंतज़ामात की। ज़रा बारामूला की ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैरिश असगर ने आज इस हवाले से बारामूला में रूरल एरियाज़ में किस तरह का मामला है उस पर बात की। ईद उल अज़हा के मौके पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से मैं सारे यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। जो हमारे जितने भी आला अफसर हैं, चाहे SDMs हों, ADCs हों, ACRs हों, वो सारे मार्केट में हैं। अभी मस्जिदों में भी जाके चेकिंग कर रहे हैं कि किसी इंतज़ाम की ज़रूरत तो नहीं, या कोई भी एसेंशियल कमोडिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, बाकी इंतज़ामात हों, उसके लिए हमने जो लोकल कमिटीज़ हैं उनके साथ भी रब्ता किया हुआ है और जो भी उनकी डिमांड्स आती हैं हम वो फ़ौरन से पेशतर।
डॉक्टर सहरिश असगर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला इंतजामात के हवाले से बता रही थी, लेकिन आपको बताएं इंतजामात में जम्मू कश्मीर बैंक की भी कुछ जिम्मेदारी थी। आपको याद दिलाते चले, जम्मू कश्मीर बैंक का नारा है खिदमत खुददारी, लेकिन ना खिदमत होती है ना खुददारी की तो दूर दूर तक कोई मिसाल नहीं है। खुददारी अगर होती तो आज ही के दिन पे जम्मू कश्मीर बैंक का सर्वर अपडेट ना हो रहा होता और आज ही लोगों को परेशानी नहीं होती। एटीएम्स पे बड़ी लंबी लाइन थी, मोबाइल के ज़रिए हो नहीं रहा था। शाम को आपको बताएंगे बाज़ाब्ता तौर पे ये जम्मू कश्मीर बैंक एक स्टेटमेंट जारी करके बड़ा दावा करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली उस दावे की पोल पूरा दिन खुल रही थी। कहीं पे भी एम-पे वगैरह नहीं चल रहा था। एटीएम्स में भी अक्सर एटीएम्स में बड़ा वक्त लगता था और जो एटीएम चल पाता तो वहाँ पे यही होता, ये टेक्निकल प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन फेल्ड, ये आज पूरा दिन चलता रहा। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह सर्वर की प्रॉब्लम थी। और ये अपना जम्मू कश्मीर बैंक जो कभी अपना हुआ करता था, न जाने अब किन के हाथों में है कि ख़ास मुक़द्दस दिनों के मौके पर ये आवाम के साथ दगा कर जाता है। ये दगा डिलिब्रेट होती है या कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है या जम्मू कश्मीर बैंक के अंजर पंजर डीले हो चुके हैं, ये कभी जम्मू कश्मीर बैंक ने साफ़ नहीं किया। और आज भी ये साफ दिख रहा था कि जम्मू कश्मीर बैंक किसी ख़ास वजह से लोगों को इस तरह के मामलात से परेशान करने की कोशिश करता है। तो जम्मू कश्मीर बैंक आज भी लोगों को बहकाता ही रहा, टालता ही रहा। अब देखते हैं शाम को स्टेटमेंट अब जो आया होगा उसमें तो बड़े दावे क्यों होंगे, लेकिन यकीन मानिएगा ज़मीनी हक़ाइक़ और उन स्टेटमेंट्स में बड़ा फ़र्क होता है। पिछले साल भी, पिछली ईद पर भी इसी तरह का बताया था, लेकिन जो हकीकत थी ग्राउंड की वो कुछ थी। आज भी जम्मू कश्मीर बैंक वही कुछ शाम गए बता ही चुका होगा, आपको मिल गया होगा। तो उसमें तो और इस हकीकत में बहुत फ़र्क है। न जाने कब जम्मू कश्मीर बैंक सच्चाई सामने रखेगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का दिन भर सनम के साथ। आज के दिन भर से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, रखें अपना ख्याल। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। रब्बे कायनात करे कि ईद हम सब के लिए खुशियों और मसरतों का पैगाम लेके आए। अल्लाह में आपका और मेरा सबका निगहबान हो।